Hello friends, welcome to my channel Commerce Drill. My name is Nikita Maru और आज हम स्टार्ट करने जाएंगे स्टैंडर्ड 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, अभी यूजुअली हम क्या करते हैं, हम कंसेप्ट्स कुछ पढ़ते हैं एंड देन हम डायरेक्टली सम्स पे जाते हैं। सो यहाँ क्या हो जाता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है वो प्रिपेयर ही नहीं हो पाता। क्योंकि हम चैप्टर की थियोरी को इग्नोर कर देते हैं। सो आई विल मेक श्योर कि हम थियोरी का भी पार्ट उतना ही इम्पॉर्टेंट वे में करें सो दैट आपका वीडियोस देखते देखते ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, जिसके लिए आपको सेपरेटली टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस बिगिन इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। अब इससे समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली बात कि अगर समझो एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए नाम का इंसान है जो अकेले बिजनेस चला रहा है। सो उसे हम कौन से टाइप का बिजनेस कहेंगे? सो हम उसे कहेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अब सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या इश्यूज़ आते हैं? तो सोल प्रोप्राइटरशिप्स में कुछ लिमिटेशंस हो जाती है, जैसे कि कैपिटल, जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो छोटे अमाउंट का होगा। जो एक इंसान अकेले बिजनेस चला रहा है उसकी मैनेजरियल एबिलिटी शायद कम होगी। लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी क्या होता है कि अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस कर रहा है, यानी कि उसकी लायबिलिटी ज़्यादा हो गई होगी, सो उसे वो लायबिलिटी पे करने के लिए अगर बिज़नेस का पैसा कम पड़ेगा तो अपनी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बेच के उसको वो पैसा पे आउट करना पड़ेगा। सो लायबिलिटी बिजनेस तक सीमित नहीं है। ठीक है, जब तक उस इंसान के जेब में लास्ट रुपया बचेगा तब तक उसे वो पेमेंट करते रहना होगा। उसे हम अनलिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। स्टेबिलिटी नहीं होगा बिजनेस का। क्योंकि अकेला ही बिजनेस चला रहा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स होगा तो एंजॉय करेगा, लॉसेस होंगे तो उसी को झेलना पड़ेगा। सो स्टेबिलिटी नहीं होगा बिजनेस में। और कंपटीशन डेफिनेटली। एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलाइजेशन नीडेड है बिजनेस को ग्रो एंड डेवलप करने के लिए, उसकी शायद उसको कमी होगी। सो ये सारे प्रॉब्लम्स फेस होते हैं जब वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस चलाता है। ठीक है, लेकिन अगर यही इंसान एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया रखता है सो वो अकेले तो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास कैपिटल लिमिटेड है, स्पेशलाइजेशन, मैनेजरियल एबिलिटी। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, समझो वो अपने एक और फ्रेंड मिस्टर बी को साथ में लेके आता है। सो यहाँ पर ये दोनों मिलकर अगर ये बिजनेस करेंगे तो ये सोल प्रोप्राइटर की जगह ये बन जाएगा पार्टनरशिप। ठीक है, सो पार्टनरशिप, और ये दोनों ही मिस्टर ए और मिस्टर बी क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स कहलाएंगे। सो बस यही हमारा ऑब्जेक्टिव्स के कुछ पॉइंट्स, वर्ड्स हो गए। जैसे कि अगर हमारा सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप की ओर जाता है तो क्या हो जाता है, रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। तो डेफिनेटली 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल शेयर करेंगे, मैनेजमेंट शेयर करेंगे, रिस्क और प्रॉफिट शेयर करेंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप करेंगे और एक एग्रीमेंट बनाकर वो साथ में आएंगे। सो जब वो एग्रीमेंट बनाकर साथ में आके बिजनेस करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। एंड द पर्सन्स हु आर एंटर्ड इन द पार्टनरशिप विल बी कॉल्ड एज पार्टनर्स। ये 2 आपके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हो गए और कलेक्टिवली दे विल बी कॉल्ड एज अ फर्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है अगेन कि व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप क्या है? तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि पार्टनरशिप क्या है, जब 2 लोग एक साथ आकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उस बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट करने के पीछे का रीज़न क्या है? तो उनको जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे वो दोनों शेयर करके लेंगे। तो बस यही इसका मीनिंग है। यहाँ पर उसी को वर्ड्स में लिखा गया है। Partnership is an organization when there is association of 2 or more persons coming together to carry a business। एक साथ आ रहे हैं क्या करने के लिए? कैरी अ बिजनेस। क्यों आ रहे हैं? विथ अ व्यू टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑफ द फर्म। बस इसी को आपको एक लाइन यानी 1 मार्क के लिए जब क्वेश्चन आएगा तब आपको लिख देना है। व्हाट इज अ पार्टनरशिप? सो इट इज अ एसोसिएशन ऑफ 2 or more persons coming together to carry a business with a view to earn profits or share profits and losses of the firm। ठीक है, यहाँ पे आपका 1 मार्क का ये हो गया। फिर आपको एक 1 word फिल इन द ब्लैंक, ट्रू और फॉल्स, ये सारे क्वेश्चंस में भी एक और क्वेश्चन ऐड हो जाता है, जैसे कि पार्टनरशिप
फर्म रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में किया जाता है? सो यहाँ पर हमारे डेफिनेशन का जो पहला लाइन दिया गया है, इसी में इसका आंसर है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपको याद रखना है कि अ पार्टनरशिप फर्म इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, सो यहाँ पर हमारे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पहले ही पेज पे इतने सारे हो गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे फीचर्स। अब देखिए यहाँ पर आपके कितने सारे ऑब्जेक्टिव्स और कवर हो जाएंगे, जो आपको वन वर्ड, वन सेंटेंस या ट्रू और फॉल्स, एग्री डिसएग्री, कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस रेज होंगे ही। ठीक है, सो पहला पॉइंट है फीचर्स का, वो है एग्रीमेंट। ठीक है, अब एग्रीमेंट ये वर्ड हम सब ने सुना रहता है, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में किसी बात का जब डिस्कशन होता है तो उस डिस्कशन को एक पेपर पे लिख दिया जाता है, सो दैट कन्फ्यूजन ना रहे और कोई डिस्प्यूट्स यानी कि झगड़े क्रिएट ना हो। तो उस पेपर के ऊपर लिखने के बाद वो सारे ही लोग जो उसके ऊपर एग्री हुए हैं वो उसे साइन कर देते हैं। तो पार्टनरशिप भी क्या है? पार्टनरशिप भी एक तरीके का क्या है, वो पार्टनर्स साथ में आके मिलके काम करने वाले हैं और उनके बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जिससे कुछ कंडीशंस डिसाइड हुए रहेंगे, वो सारी चीज़ें वो एक पेपर पे लिख देंगे और उसे हम कहते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन इन लीगल टर्म्स, अब लीगल टर्म्स में इसे क्या कहेंगे? सो यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि इट कुड बी रिटर्न और ओरल। ये जो वर्ड है इट कुड बी, अगर ये कुड की जगह एग्जाम में शुड आ जाएगा तो आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि कुड बी यानी कि वो आपको एक ऑप्शन देता है कि वो या तो एग्रीमेंट को रिटर्न रख सकते हैं या तो एग्रीमेंट को ओरल रख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर रिटर्न और ओरल दोनों में से कोई भी तरीके से एग्रीमेंट चलेगा, लेकिन यहीं पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एग्रीमेंट शुड बी रिटर्न और ओरल शुड बी, या एक ही ऑप्शन आएगा कि एग्रीमेंट शुड बी इन अ रिटर्न फॉर्म, सो आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द एक्ट, एग्रीमेंट रिटर्न भी चल सकता है एंड ओरल एग्रीमेंट भी चल सकता है। ये हम सोचते हैं कि अगर रिटर्न होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे जाके अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं, सो रिटर्न एग्रीमेंट प्रूफ की तरह काम करता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है? इट कैन बी रिटर्न और इट कैन बी ओरल। ठीक है, अब इससे क्या कहेंगे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि एग्रीमेंट को लीगल टर्म्स में क्या कहा जाएगा। तो एग्रीमेंट को लीगल टर्म्स में पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा, लेकिन उसे ये पार्टनरशिप डीड ये शब्द कब दिया जाएगा? जब एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट होगा, तभी ही इससे पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा। सो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विल बी कॉल्ड एज व्हाट? सो द आंसर इज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगेन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आपको माइट बी वन सेंटेंस में आ सकता है, बट ये ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक्स में आता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म इज़ डेफिनेटली 2 लोग चाहिए। एक अकेला रहेगा तो सोल प्रोप्राइटर होगा, तो मिनिमम 2 पार्टनर्स तो चाहिए हमें। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर्स आ सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, ये 2 याद रखना है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। लॉफुल बिजनेस, तो इसके ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, बट स्टिल ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। एक्ट जो बनाया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये इलीगल बिजनेस करने के लिए आपको परमिशन नहीं देता है। बोलेंगे अरे हम लोग इलीगल बिजनेस करेंगे लेकिन हम लोग पार्टनर्स हैं तो चलेगा ना पार्टनरशिप फर्म में? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो हमें लॉफुल बिजनेस करने के लिए अलाउ करता है, ना कि कोई इलीगल बिजनेस करने के लिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, यहाँ पर आपका जो पॉइंट है ये वाला, ये आपको सम्स में भी काम आएगा और ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। देखते हैं। देखिए, डेफिनेटली पार्टनर्स है तो वो लोग क्या करेंगे? शेयर करेंगे। क्या शेयर करेंगे? तो साल के एंड में जो भी प्रॉफिट्स होगा या लॉसेज होगा उसे क्या करने वाले हैं वो लोग? शेयर करने वाले। लेकिन कैसे शेयर करेंगे? ठीक है, ये क्वेश्चन है कि किससे ज़्यादा हिस्सा मिलेगा या किससे कम हिस्सा मिलेगा या दोनों के हिस्से बराबर रहेंगे। अब ये डिसीजन पार्टनर्स का है। जब वो लोग पार्टनरशिप में आते हैं तब एग्रीमेंट बनाएंगे और उस एग्रीमेंट में ये चीज़ क्लियरली मेंशन करना ज़रूरी है कि वो लोग पार्टनर्स
फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को या लॉसेस को शेयर क्या कैसे करेंगे। तो जो भी वो डिसाइड करेंगे उसका एक क्रिएट हो जाएगा रेशियो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं PSR, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिसाइडेड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीमेंट में लिखना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है, एक्ट कहता है कि जो जो पॉइंट आप एग्रीमेंट में लिखना रह गया है या आपने नहीं लिखा है तो वो तो अकॉर्डिंग एक्ट फॉलो होगा, ठीक है। तो एक्ट कहता है कि अगर एग्रीमेंट में, अगर आपके एग्रीमेंट इज साइलेंट, यानी कि उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो आप मान लेना कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस पार्टनर्स इक्वली शेयर करने वाले हैं। ये हमें सम्स में भी ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ही प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिया है तो इक्वली शेयर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब देखो, सोल प्रोप्राइटर में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है एंड पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी, बट पार्टनरशिप में पार्टनर्स यानी कि ओनर ज़्यादा हो गए हैं तो डेफिनेटली लायबिलिटी शेयर हो जाएगी, ठीक है, लेकिन लायबिलिटी तो अनलिमिटेड ही रहेगी। लायबिलिटी अनलिमिटेड का मैंने क्या कहा था, मतलब कि आपको जब तक आपके जेब में लास्ट रुपया बचा है तब तक आपको आपकी उधारी चुकाते रहना है, अगर उधारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो, ठीक है। सो आपका अगर बिजनेस का पैसा ख़त्म हो जाता है लायबिलिटी चुकाने के लिए तो आपको आपके घर की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ बेच के आपको ये पैसा चुकाना पड़ेगा, जितना हो सके उतना मैक्सिमम तक, ठीक है। लेकिन अगर समझो बाय डिफ़ॉल्ट आप 3 पार्टनर्स हैं और तीनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट यानी कि कंगाल हो गया है, तो उसके हिस्से की लायबिलिटी कौन उठाएगा? तो उसके हिस्से की लायबिलिटी उठाएगा बचे हुए 2 सॉल्वेंट पार्टनर्स, यानी जिनकी हालत अभी भी ठीक है, जो उधारी चुका सकते हैं, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट पार्टनर की सारी लायबिलिटी सॉल्वेंट पार्टनर्स उठाते हैं। ये याद रखना, ये याद ठीक है, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है आपको, चैप्टर नंबर 6 डिसोल्यूशन, वहाँ पर भी हम ये प्रैक्टिकली सम्स में सीखेंगे कि कैसा होता है। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर भी आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का पॉइंट क्या है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये कौन से एक्ट में किया जाता है? तो एक्ट का नाम क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी कौन से स्टेट में है? सो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये कंपलसरी कर दिया गया है 1 अप्रैल 2005 से, ठीक है। वैसे तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये ऑप्शनल है, पर महाराष्ट्र में इसे कंपलसरी कर दिया गया है 1 अप्रैल 2005 से। रजिस्ट्रेशन यानी कि गवर्नमेंट के पास जाके एक सर्टिफिकेट ले लेना कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं और ये कौन से प्रकार का, यानी कि पार्टनरशिप प्रकार का बिजनेस है, ऐसा उन्हें बता देना है हमें। गवर्नमेंट के पास हमारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है, ठीक है, उसे हम रजिस्ट्रेशन पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट से आपको ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, बट ये हमारी जानकारी के लिए है। जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, सो नो पार्टनर कैन यूज प्रॉपर्टी फॉर पर्सनल यूज। हर पार्टनर का बिजनेस में जॉइंट ओनरशिप है प्रॉपर्टी के ऊपर, तो कोई भी प्रॉपर्टी, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी, उसे कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके नहीं जा सकता। 8th पॉइंट है प्रिंसिपल एंड एजेंट। हर पार्टनर बिजनेस में 2 प्रकार के रोल निभाते हैं, वो है प्रिंसिपल होने का और दूसरा एजेंट होने का। ये प्रिंसिपल हमारे कॉलेज के या स्कूल के प्रिंसिपल वो बात नहीं है, ये हमारे प्रिंसिपल यानी कि वो अपने पार्टनर, अपना फर्म को वो आउटसाइडर्स के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब वो आउटसाइडर के साथ डील करेंगे तब वो प्रिंसिपल के तौर पे करेंगे, लेकिन वही जब पार्टनर्स एक दूसरे के सामने होंगे तब वो एजेंट के तौर पे रहेंगे। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन यानी कि फर्म को बंद कर देना। अब फर्म तो डेफिनेटली बंद हो सकती है कोई भी रीज़न की वजह से, डिस्प्यूट हो सकता है, कोई पार्टनर रिटायर होना चाहेगा, किसी पार्टनर का डेथ हो गया है, या उनके पार्टनरशिप एग्रीमेंट की डेट होती है, वो एग्रीमेंट की डेट ख़त्म हो गई है
और आगे वो कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो कोई भी रीज़न की वजह से फर्म क्या हो सकता है, डिसॉल्व यानी कि बंद हो सकता है। और भी कारण है, जैसे कि पार्टनर का इंसॉल्वेंट हो जाना। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनको बिजनेस बंद करके अपनी सारी लायबिलिटीज़ चुकानी पड़ेगी। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। बट ये सारे पॉइंट्स में हमें क्या सीखना है कि अगर कोई पार्टनर चाहता है कि बिज़नेस बंद कर दिया जाए, तो उसने बाकी के पार्टनर्स को यानी कि फर्म को 14 डेज़ की नोटिस देना ज़रूरी है। यहाँ पे ये 14 डेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में हमने पार्टनरशिप की मीनिंग, पार्टनर्स किसे कहते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कौन से एक्ट में होगा, और फीचर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो ऐसे ही सारे इंफॉर्मेटिव एंड आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।